नमस्कार दोस्तों। होली के बीतने के 2 दिन बाद फिर आपसे बातचीत शुरू। हालांकि मैं दोनों दिन एक बार जयपुर डायलॉग पर और एक बार ओसीएन नेटवर्क पर रहा और उसके बाद मुझे लगा कि शायद आप लोगों से बातचीत मैं खुद अपने चैनल पे 1-2 दिन बाद करता हूँ। आज कुछ घटनाओं के साथ बातचीत करें तो बेहतर हो। पुष्कर सिंह धामी दोबारा से मुख्यमंत्री चुने गए। उत्तराखंड को एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी के हवाले किया है बीजेपी हाईकमान ने और ये एक सही फैसला दिखता है इस वक्त मौजूदा हालात में, क्योंकि जब से पुष्कर सिंह धामी हारे थे उसके बाद से बीजेपी के अंदर एक के बाद एक ऐसे नेताओं की आवाज़ें आने लगी जिनको ज़्यादातर लोगों पर बहुत ज़्यादा इस तरह का बीजेपी को मुझे नहीं लगता कि ये विश्वास रहा हो कि वो उसको बेहतर तरीके से संभाल सकें, क्योंकि जब पुष्कर सिंह धामी का नाम तीरथ सिंह रावत के एक ऐसे कार्यकाल के बाद आया जिसको अगर हम कहें डिजास्ट्रस बयानों के साथ वो पूरा कार्यकाल था। पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल लो प्रोफाइल रहते हुए एक ऐसी सरकार के तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया जो प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने चुनकर भेजी थी। लेकिन एक मुख्यमंत्री अपने अडिग रवैया, जो एक अडियल रवैया जिसको कहा गया, और उसके बाद जो आरोप लगे एक के बाद एक जैसे झड़ी लग गई हो, और उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री जिसके तो बयानों ने ही मुझे लगता है कि केंद्रीय जो नेतृत्व है उसके भी माथे पर बल ला दिए। ऐसे में जब पुष्कर सिंह धामी आए तो उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं था और वो उस राज्य के अंदर अपनी योजनाओं को सही से कुछ सामने ला सकें वो तो बहुत दूर की बात थी। जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनके एग्जीक्यूशंस को भी बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें, इतना भी वक्त नहीं था। लेकिन उस पूरे चुनाव को पार्टी ने, जो मैंने आपके साथ कई बार पहले भी कहा कि वो पूरा चुनाव, पहाड़ का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर लड़ा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया। और मुझे आज ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ज़्यादा बेहतर तरीके से, पत्रकारों से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरे उत्तराखंड की राजनीति को समझ रहे थे। जब मैंने उनसे 2 महीने पहले, चुनाव से 2 महीने पहले उनसे मुलाकात में, बहुत अनौपचारिक मुलाकात में पूछा था कि क्या कांग्रेस इस बार सत्ता में आपको लग रहा है आ गई है या आने वाली है, तो अमूमन इस तरह के किसी भी सवाल पर पत्रकार के बहुत खुश हो जाता है कोई भी पार्टी का नेता। लेकिन गणेश गोदियाल का बयान थोड़ा सा मुझे उलझा रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का इंतजार करेंगे। ये बात बड़ी अजीब सी थी। मुझे लगा कि आपको शायद योगी आदित्यनाथ की रैलियों का इंतजार करना चाहिए या प्रधानमंत्री मोदी का। उन्होंने कहा कि नहीं, योगी आदित्यनाथ इस पहाड़ में अभी उतने लोकप्रिय नहीं है कि हम उनसे, उनकी मास अपील के लिए उन्होंने कहा कि उनसे भी कांग्रेस को अपने विजय रथ के रोकने की कोई आशंका उत्पन्न हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अंदर उन्होंने, उनके शब्द ये थे कि बाहर के राज्यों में क्या होता है क्या नहीं होता ये मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के अंदर ये शक्ति है, उनकी अपील है, लोगों के साथ अटैचमेंट है कि वो किसी भी हारी हुई बाजी को जीत सकते हैं। और उसके बाद अब ये इतिहास है, क्योंकि शायद जितने ज़्यादा उत्साह के साथ बीजेपी, कांग्रेस उत्तराखंड का चुनाव लड़ रही थी, उतने ही निरुत्साहित तरीके से बीजेपी को आप वहां चुनाव लड़ते हुए देखते हैं। चूंकि अफसरों के साथ भी मुलाकात होती है, उन लोगों का भी जो पूरा रुझान था, जो दिख रहा था, उनको लग रहा था कि जैसे बीजेपी अब सत्ता से अपनी दूरी बना चुकी और कांग्रेस यहां आने वाली है। हालांकि हरीश रावत एक बड़े नेता हैं और मुझे लगता है कि उनकी अपील भी बहुत ज़्यादा है, लोगों के साथ कनेक्ट बहुत ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी में हालांकि बहुत ज़्यादा एक हल्ले से ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। हालांकि बहुत बड़ी जीत के साथ आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है, तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि कल वो कहाँ क्या क्या, किन किन अपने वादों के साथ अलग अलग राज्यों में अपनी शक्ति का मुजाहिरा करेगी। लेकिन इस बार
हम लोगों को पूरी तरह श्योर था कि जमानत बच जाए जिन सीटों पर, उन्हीं को जीता हुआ मानना चाहिए आम आदमी पार्टी को, और वैसा ही हुआ। खैर, बातचीत फिर पुष्कर सिंह धामी पर ये है। तो पूरे चुनाव को आपने देखा, पुष्कर सिंह धामी लो प्रोफाइल और खटीमा में शुरू से परेशानियों में फंसे हुए थे, क्योंकि खटीमा और वो जो इलाका है रुद्रपुर और आसपास का इलाका, वहाँ वो सिख किसानों की तादाद भी काफ़ी थी जो बॉर्डर्स पर आकर सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे थे, और लगा था कि फंसी हुई सीट है, और परिणाम उसी तरह आया, यानी पुष्कर सिंह धामी हार गए। हारने के साथ ही बहुत सारे उन्हीं के पार्टी के लोगों को लगा कि ये रेस से बाहर है, और ये कोशिश भी की गई, लेकिन मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से लो प्रोफाइल रहे, किसी तरह की बयानबाजी नहीं, और जिस तरह की लॉबिंग की उम्मीद की जाती है लोगों से जब वो सत्ता से छोड़कर दूसरी बार उसको कैप्चर करना चाहते हैं, वो उसमें नहीं दिखाई दिए। और शायद आला कमान बहुत ज़्यादा प्रयोगों में अब ये नहीं चाहता है कि वो प्रयोग करे और एक के बाद एक फिर किसी अपने फैसले को लेकर उसको पछता हो, लिहाजा उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को ही आगे रखा और उन्हीं को ये मौका दिया। इसके लिए ये भी है कि पुष्कर सिंह धामी की वापसी जो है न केवल अच्छी मेजॉरिटी से हो गई है, हालांकि पिछली बार जैसा बहुमत नहीं है, वो प्रचंड बहुमत था, लेकिन इस बार भी उनके पास ठीक ठाक सीट है और वो बहुमत से काफ़ी ऊपर कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है, जिस वजह से कोई विधायक यदि छोड़ेगा सीट तो उसका असर राज्य की जो विधानसभा के गणित पर नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर तमाम लोग इस फैसले को, राजनीतिक विश्लेषक भी ये मान रहे हैं कि ये बीजेपी का एक बेहतर फैसला है, और पुष्कर सिंह धामी के पास भी ये एक बड़ा चैलेंज है कि अब वो इस फैसले को सही साबित करें और अपने आप एक ऐसे उत्तराखंड की भूमिका तैयार करें जिससे कांग्रेस जब कभी लड़ने की सोचे तो उसको सिर्फ मोदी से न लड़ना हो, उसको पुष्कर सिंह धामी की इमेज से भी लड़ना हो, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को अभी रीऑर्गेनाइजेशन में बहुत ताकत लगेगी, क्योंकि हरीश रावत अब ये उनका आखिरी चुनाव मान लेना चाहिए, और पूरी ताकत के साथ हरीश रावत ने इस चुनाव को लड़ा भी, बहादुरी से लड़ा, और वो एक ऐसी सीट पर जाकर फंस गए और उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा। और आला कमान उनकी मुझे लगता है कि बहुत ताकत के साथ लगा हुआ था कि हरीश रावत वापसी न कर सके। हरीश रावत पंजाब के प्रभारी थे और पंजाब में भी बुरी तरह मात खाए, तो ये एक ऐसे राजनेता की जो पॉलिटिकल जीवन की मुझे लगता है कि एक आखिरी लड़ाई थी जिसमें उनको इस तरह विदा नहीं होना था। लेकिन क्या कहा जाए, राजनीति इसी तरह के विद्रूप या जो विरोधाभासों के साथ आगे चलती जाती है। हरीश रावत मुझे लगता है कि अब अगले चुनाव में शायद पार्टी के चेहरे ना हो, और पार्टी को उत्तराखंड में कुछ नई चेहरों को लेकर कुछ नई रणनीति के साथ सामने आना होगा, क्योंकि अभी और कोई अल्टरनेट के तौर पर विपक्ष वहाँ नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस बार कोशिश की, लेकिन वो कोशिश मुझे लगता है सिर्फ अखबारों की कुछ सुर्खियों से ज़्यादा कुछ नहीं रही। लेकिन ये कहानी सिर्फ उत्तराखंड की थी। हम लोग पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं देते हैं और देखते हैं कि आखिर वो अपनी किस योजनाओं के साथ पहाड़ को, जो इस समय पहाड़ के अंदर पर्यटन, देशाटन, तीर्थाटन, इन दोनों के चलते ज़्यादा रोज़गार सृजित करने के लिए जिस तरह की विजनरी लीडरशिप की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी को उस पर खरा उतरना होगा, तभी वो आगे की तरफ होंगे। वरना अगले 2 साल बाद जब चुनाव होगा तो मुझे लगता है कि बीजेपी को सिर्फ न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर झूलना होगा, और फिर पुष्कर सिंह धामी अगर कुछ करने में नाकामयाब होते हैं तो वो भी एक बड़ी चोट हो सकती है। लेकिन आज भी बातचीत उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द, चूंकि योगी किसी भी तरह से अब न केवल एक बीजेपी के ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं, बल्कि उनके सामने की चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा कुछ सामने दिख नहीं रही हैं। जो पार्टी के अंदर की कम्पिटिटिवनेस होती है वो 2 तरह की होती है, एक बेहतर तरीके लिए होती है और एक पॉजिटिवनेस के साथ होती है। एक वो जो बिटरनेस के साथ लड़ी जाती है और जिसमें पार्टी से बड़ा आपका व्यक्तिगत हित हो जाता है। तो मुझे लगता है वो तमाम संभावनाएं इस चुनाव ने खत्म कर दी, और योगी कम से कम उत्तर प्रदेश की लीडरशिप में अकेले चेहरे के तौर पर अब सामने हैं। जनता उनको पसंद कर रही है और जनता ने उनको पसंद करके वापस भेजा है। एक एनकाउंटर के साथ इस बात की घोषणा भी कर दी कि जो योगी ब्रांड पॉलिटिक्स थी, जो योगी लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरह से
वो पूरी कमांड उन्होंने की थी पिछली बार। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पिछली बार के कार्यकाल में लगती है कि उन्होंने जो सरकार का इकबाल होता है उसको वापस लौटाया, कानून को जो जेब में रख के चलने लगे थे और मुझे लगता है रहन पर रखा गया एक जिस तरह का पूरा समाज जो है माफियाओं की जेब के नीचे, जूते के नीचे रेंगने लगा था, उस सबको उन्होंने वापस किया। ये पिछले कार्यकाल का सबसे बड़ी मुझे लगता है उपलब्धि के तौर पर देखना चाहिए। और उन्होंने 2 लाख के इनामी, आज एसटीएफ ने 2 लाख के इनामी की एनकाउंटर में जो है उसका टिकट कट गया। इसके अलावा बुलडोजर फिर चलने लगा। मदन सिंह बद्दो जो फरार है, जो वहाँ से भागा था मेरठ का, वो डॉन उसके घर पर भी चल गया और तमाम जगह पर भी चलने लगे। लेकिन क्या ये 2022 से 2027 का जो योगी की जो रणनीति है या राजनीति है 2024 के लिए, उसका एक संकेत है? तो नहीं। मुझे लगता है कि योगी इस बार पिछली बार से अलग होंगे। लिहाजा उनके मंत्रिमंडल पर बात करने से पहले मैं योगी की चुनौतियों के सामने बात करता हूँ। योगी जी किस तरह से इस समय चुनौतियों से घिरे होंगे, क्योंकि जिस तरह के उनके खिलाफ, जिस तरह की कैंपेन हम लोगों ने मीडिया में देखी और जिस तरह की ताकत के साथ लोग उनके खिलाफ लगे हुए थे, जिसमें विचारों का या ज़मीनी जो ज़मीन को समझने की जो एक काबिलियत होती है उससे ज़्यादा उनके खिलाफ इस बात के लिए ज़्यादा मुझे लगता है कि थे, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ इस बार चुनाव जीत जाते, जैसा उनके विपक्षों का मानना था, तो उनको वो आने वाले समय में केंद्र में एक बड़ी ताकतवर भूमिका में आ सकते हैं। और ये डर उनका था, जो लोग एक हिंदुत्व के एजेंडे के खिलाफ हमेशा, हिंदुत्व की जो एक लाइन है उसको गालियों से नवाजने के अलावा जिनके पास कुछ नहीं है, ये तमाम लोग वो थे। लेकिन योगी इन तमाम विरोधाभासों को योगी इन तमाम विरोधियों को परास्त करके आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए और उन्होंने एक जीत हासिल की। चूंकि एक लीडर के तौर पर भी स्थापित करना इसलिए उनका मायने रखता है क्योंकि एक तो आपकी पार्टी की वोट होती है और दूसरा आप वोट लेकर आते हैं, यानी आपको जो वोट मिली है, आप पार्टी को जो वोट मिली है उसमें आपकी वोट ऐड हो जाए, ये तब लीडरशिप मानी जाती है। इस पूरे चुनाव में योगी अपनी तरफ से वोट जोड़ने में कामयाब हुए, यानी प्रधानमंत्री मोदी की छवि, इमेज, उनके काम, उनकी योजनाएं और उनका क्रियान्वयन, उन सब के साथ योगी ने अपनी एक अलग इमेज इस प्रदेश में खड़ी की और वो पार्टी को जिताकर वापस ले आई। लेकिन 2012 से 2017 का जो कार्यकाल था अखिलेश यादव का, उसका मुकाबला योगी के साथ 2017 से 22 के बीच में रहा। यानी जो योगी 2017 से 2022 के बीच में काम कर रहे थे, उनको 2017 से 2012 से 2017 के बीच के कार्यकाल के साथ कंपेयर करके देखा गया। तो उसमें यकीनन जिन लोगों को चूँकि जो खबर कवर करते रहे हैं, जिनको लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी से ज़रा सा भी राब्ता है, वो जानते हैं उस दौरान सबसे पहले कामों में क्या हुआ। चूँकि उस पर बहुत बात हो चुकी, लिहाजा मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा था जिस पर 2012 से 17 तक एक के बाद एक आपको लगने लगा कि माफियाओं का और गुंडों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और उनकी 60 गांठ जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर तक हो गई। तो ये एक बड़ा कारण रहा था कि उनको इतने बुरी तरह से हराया गया। लेकिन इस बार इससे उलट मामला है। हम लोग अगर इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क्या चुनौती योगी जी के सामने होगी। एक तो ये कि महज 2 साल बचे हैं जब योगी जी को इस प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीटें, जो 80 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से जो इस बार का आंकड़ा है 63 से ऊपर जाना होगा, उनको वापस लाना होगा और तभी केंद्र की सरकार की वापसी होगी। ये बड़ी कारण, और यही कारण था कि योगी को यहाँ से हटाने के लिए पूरी ताकत के साथ विपक्ष जुटा हुआ था। विपक्ष के साथ बहुत सारे पत्रकार जुटे हुए थे, क्योंकि अब ये आसान है, ये एक काम किया जा सकता है। इस जीत ने ये तय किया। लेकिन क्या ये सिर्फ बुलडोजर के साथ किया जा सकता है? मुझे लगता है बुलडोजर के साथ ही बांध देना योगी जी की पूरी इमेज को एक छोटे से दायरे में कैद कर देना है। क्योंकि इस बार सरकार की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो बेरोजगारी से निपटना है। 2 साल कोरोना की भेंट चढ़ गए,
पूरे समय में सरकार के पास कोई काम से ज़्यादा लोगों की जान बचाने का काम था और एक ऐसे आधे अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सरकार खड़ी थी। क्योंकि ये किसी की भी गलती नहीं थी, इस पूरे प्रदेश में कभी सोचा ही नहीं गया कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी को वोट दिला सकता है। लिहाजा वोट जातियों से मिलते हैं, तो जातियों के उन्नयन का काम कुछ हो सकता था, जातियों के सशक्तिकरण का या अपने जातिवाद के आधार पर लोगों को नौकरियां देने का, तो वो चलता रहा। पार्टी आधार पर काम हुए तो लिहाजा आपके पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और जब ज़रूरत पड़ी तो वो चरमरा गया। लेकिन 2 साल को जनता ने माफ़ कर दिया। अब जो मुकाबला योगी जी का होगा, जो पहले दिन से, जो 25 मार्च से उल्टी गिनती शुरू होंगी, वो इस बात की होंगी कि 2024 तक ये सरकार क्या डिलीवर करती है, मुख्यमंत्री योगी क्या डिलीवर करते हैं। उनको ये बताना होगा सिर्फ बुलडोजर से वो क्या वापस वोटों को ला सकते नहीं। इस बार पूरी सरकार की कवायद 2017 से 22 की सरकार से कंपेयर है। इस बार मुकाबले के लिए अखिलेश यादव नहीं है। इस बार अपनी कंपेयर दिखाने के लिए, अपनी उपलब्धियां बताने के लिए मुख्यमंत्री योगी के सामने कोई अखिलेश यादव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं। मैं ये कह सकता हूं कि पूरे समय अगर हम ये देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ जिस छवि से मुकाबला कर रहे हैं, वो छवि सिर्फ एक है, वो छवि है योगी आदित्यनाथ। यानी योगी आदित्यनाथ का योगी आदित्यनाथ से मुकाबला है। अब इसको कैसे देखा जा सकता है कि क्या नौकरियों के क्षेत्र पर सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या आप आवारा पशुओं के मुद्दे को हल कर पाएंगे, क्या आप नए इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे, क्या आप उन तमाम वादों को पूरा कर पाएंगे जो गांव की जनता और औरतों की उम्मीदों के साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी के लिए। इसीलिए 25 को जब शपथ लेंगे तो जब 25 तारीख को वो शपथ लेंगे तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे लगता है कि उनके जहन में तैर रही होंगी। लिहाजा अब मंत्रिमंडल का क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त हम लोग देखेंगे। मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री क्या कितने होंगे, क्या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रखे जाएंगे, और या फिर उन उप मुख्यमंत्रियों की कोई भूमिका हम लोगों को दिखाई देगी। क्योंकि पूरे कार्यकाल में दिनेश शर्मा एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर अखबारों की हेडलाइंस और या उसके बीच में ज़रूर रहे होंगे जो अखबारों की खबरों में, लेकिन आम जनता के बीच में उनको इस तरह से कोई चीज़ या किसी योजना का इम्प्लीमेंटेशन या किसी एक तरह का कोई विज़न दिखा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं नहीं कह सकता कि दिनेश शर्मा इस तरह की कोई चीज़ें कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जातीय संतुलन को साधने का है। इस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस नरेटिव से लड़ने की है जिसको विपक्ष की जातिवादी राजनीति उसके सामने खड़ा करेगी। सरकार को लगातार इस बात का ख्याल रखना है कि उसका जो मंत्रिमंडल बन रहा है उसमें सब जातियों को समुचित अवसर, समुचित जो संख्या दी गई हो, ताकि जिस तरह से विपक्ष अपना आरा लेकर तैयार बैठा है कि वो कोई एक गलती हो जिसको वो ओबीसी, पिछड़ा विरोधी या दलित विरोधी बताकर अपने साथ वोटों का संग्रहण कर सके जो जातीय आधार पर ही होने हैं। इसके अलावा उसका कोई और दूसरा कोई एजेंडा आपको नहीं दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से विधान परिषद की सीटों को आपने देखा, कल जब लिस्ट जारी हुई तो उससे सरनेम हटा दिए गए, समाजवादी पार्टी ने उससे सरनेम हटाए और जो यादव जो लाइंस दिख रहे थे उन सबको हटाया गया, जैसे अभिषेक कर दिया गया, सिंह कर दिया गया, यादव हटा दिया गया, कई सारे ऐसी चीज़ें, और ये लिस्ट पार्टी से जारी है। तो लिहाजा बीजेपी के लिए, योगी के लिए ये काम तो आसान है कि वो एक इस तरह के नैरेटिव को काट सके, क्योंकि विपक्ष अपने आप ही अपने जातिवाद के प्रति आसक्ति के सबूत दे रहा है। लेकिन ये चुनाव जीतने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। चुनाव आपको 2022 के बाद 2024 के लिए लड़ना है तो आपको कुछ नए फॉर्मूले लाने होंगे। नए फॉर्मूलों में जीत के लिए ज़रूरी हो कि आप एक पॉजिटिव संदेश के साथ आएंगे। तो मंत्रिमंडल का जो गठन होने जा रहा है, सबसे पहला जोर जातीय संतुलन को साधने पर दिया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य या बेबी रानी मौर्य, इन सब के बीच में एक बड़ा वो होगा कि किस तरह से इसको शामिल किया जा सके। इसके बाद
फिर आपको एक दूसरी बड़ी चुनौती ये होती है जब बीजेपी सत्ता में आती है। आपने देखा होगा, तुरंत मैं आज एक एनालिस्ट से बात कर रहा था जिनके अपने आंकड़े बहुत गड़बड़ साबित हुए, गलत साबित हुए, लेकिन वो बीजेपी के पास ये आरोप लगाने से चूक नहीं रहे थे कि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सवर्णों को टिकट दिया है। ये बात उनके जहन में लगातार आ रही थी और वो ये इस बात को कह रहे थे कि बीजेपी के समय में सवर्णों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, सवर्ण ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल के गठन पे भी इस बात पर पूरी निगाहें होंगी, चूँकि विपक्ष के पूरे तमाम विपक्ष से ज़्यादा पत्रकारों का एक ही जो विरोध का जो सबसे बड़ा अस्त्र लिए घूम रहे थे वो मुख्यमंत्री योगी को ठाकुरवादी होना साबित करने के लिए। तो मंत्रिमंडल की एक एक सीट पर उनकी निगाह होगी। हालांकि योगी इस बात की कम परवाह करते हैं कि उनको उनके कामों के लिए कोई आलोचना करते हो, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपनी राजनीति में विरोधियों के किसी भी दांव की परवाह नहीं करते और अपनी राजनीति को आगे लेकर उनको उस तर्क पर खेलने पर मजबूर करते हैं। योगी भी कुछ कुछ उस पर चलने की कोशिश करते दिखते हैं। हो सकता है वो इस बात पर बहुत ध्यान ना दें, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले समय की राजनीति को प्रभावित करेगा। यानी जातीय संतुलन इस मंत्रिमंडल का बहुत मायने रखेगा और उसमें ब्राह्मण, राजपूत और जो कायस्थ या फिर वैश्य समाज, इनकी संख्या पर विपक्ष सबसे ज़्यादा नज़र रखे हुए है। पुराने समय के मंत्रियों को कितनों को दोहराया जाए, क्योंकि 11 मंत्री हार गए हैं या दूसरी पार्टियों में जाकर भी हार गए हैं, ये एक बड़ी बात है। यानी आपके मंत्रियों के खिलाफ इतना गुस्सा ज़रूर था कि वो अपना संसद विधानसभा क्षेत्र भी संभाल नहीं पाए और वहाँ से उनको जनता ने विदा कर दिया। ऐसे में इस बार किस तरह के लोगों को मंत्री बनाया जाएगा? कुछ मंत्रियों को मैं जानता हूं जिनके बारे में शायद ही जनता जानती हो, चूँकि ऐसा नहीं होता कि जिस तरह का ये कहा जाता है, खासतौर से विपक्षी कहते हैं अधिनायकवादी तरीके से सरकार चल रही थी, जो मंत्री थे उनके ऊपर काम नहीं था। लेकिन इतने लंबे समय तक पत्रकारिता करने के बाद मैं ये जानता हूँ कि कोई भी मंत्री चाहे, भले ही उस पर नाम मात्र के डिपार्टमेंट हो, लेकिन वो चाहे तो जनता के साथ अपना संवाद बनाए रख सकता है। वो लोगों के बीच जा और आकर अपने आप की यथार्थता, अपने आप की उपलब्धता के सहारे अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे बहुत बार हम लोगों ने देखा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने, मंत्रियों ने इस बात की अपने ऊपर से काम का बोझ टालने के लिए इस बात को पत्रकारों को धीरे धीरे लीक भी किया जाता रहा कि साहब चूँकि हमको सरकार काम नहीं करने दे रही, चूँकि सब कुछ तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनका कार्यालय कर रहा है। लेकिन यही काम अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में देखते हैं तो कुछ मंत्री अपने से आपको अलग एक्स्ट्रा एफर्ट करते दिखते हैं, जिस पर कि काम का असर भी बेहतर होता है और लोगों को इस सरकार के बारे में अपना रवैया पॉजिटिव करने में मौका मिलता है। तो ये बात आप इस समय भी देखेंगे कि जो मंत्री इस वक्त आएंगे वो किस तरह के मंत्री रखे जाएंगे, क्योंकि जातीय संतुलन साधना है तो आपको उन दोनों सहयोगी दलों के भी लोगों को रखना होगा, जिन दोनों दलों से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस तरह के उम्मीदवार जीत कर नहीं आए हैं जो पार्टी के साथ के या उनके मूल काडर के हों। उन्होंने बाहर से हायर किए हुए लोगों को रखा। अब उनका मंत्रिमंडल में चूंकि परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं होगा, इसीलिए जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वो पार्टी में ज़रूर प्रभावी हो सकता है उनकी, लेकिन जो उनके सहयोगी हैं उनसे आप इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो परिवारवाद को अपने कंट्रोल करेंगे या तरजीह वो या उसको बैक बर्नर में रख के वाकई काम करने की तरह सोचेंगे। तो मुझे लगता है उस पर शक है और बाद में बहुत दिनों बाद आप इस तरह के तनाव की खबरें भी देखेंगे। मौर्य और राजभर जातियों को साधने की कोशिश पार्टी करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी को यहाँ अच्छा लीडरशिप डेवलप भी करनी होगी, नहीं तो उसके लिए दिक्कतें पैदा होंगी। अब आती है सबसे बड़ी बात कि क्या जो अफसर्स जीत कर आए हैं, जिन ब्यूरोक्रेट्स को आप लाए हैं, उन दोनों को आप किस प्रोफाइल में रखेंगे। चूँकि राजेश्वर सिंह ईडी में चिदम्बरम को सीखचों के पीछे ले जाने वाले या एक से एक सहारा या तमाम बड़े बड़े केस आप याद कीजिए, 2G स्कैम, उसमें तमाम चीज़ों को, जांच को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने वाले राजेश्वर सिंह क्या, बहुत बार लोग मंत्री बनने के लिए सब लोग निश्चित माने बैठे हैं कि हाँ वो मंत्री बनेंगे, लेकिन उनका प्रोफाइल किस तरह का होगा, उनका जो प्रोफाइल क्या दिया जाएगा, ये अभी देखना होगा। मुझे लगता है कि वो मंत्री बन रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोग तो कैबिनेट मंत्री और कुछ कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कैबिनेट शायद ना एकदम ना दिया जाए। दूसरा एक नाम असीम अरुण का है, IG से सीधा इस्तीफा दिया, नौकरी और
चूँकि उनके पास बहुत संभावनाएं वाले उनका कैरियर था, उनके पिता भी डीजीपी रहे हैं, श्री राम अरुण उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे। ऐसे में उनके बेटे का वापस उसी कुर्सी पर बैठना एक बड़ा सपना होता है, जिसको पूरा भी होते हुए लगभग वो उसको छूने के कगार पे थे, लेकिन उन्होंने उसको छोड़कर इस बार एक कन्नौज की सीट भी जीतकर बीजेपी को दी है। लिहाजा क्या उनको शामिल किया जाएगा? ब्यूरोक्रेट्स के आने की दर बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि मैं इस बात के थोड़ा सा बहुत रिजर्वेशन रखता हूँ कि इस तरह की ब्यूरोक्रेट्स अक्सर आते हैं तो उनको सीधा इतनी भूमिका दी जाए और जो आपके कार्यकर्ता है वो बाहर सड़क पर घूमते रह जाएं। लेकिन राजनीति एक कड़वी हकीकतों का सामना करने का भी नाम है, वो बीजेपी को भी देखना पड़ा। एक नाम और चल रहा है जिसमें हम राजनाथ सिंह के बेटे को देख रहे हैं, पंकज सिंह को, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह का उनका कार्यकाल रहा है, नोएडा के लोगों के साथ संवाद रहा है, उसमें मुझे उनके मंत्री बनने का कोई बहुत बड़ा कारण दिखाई नहीं देता है। हालांकि उनको बनाया जा सकता है, क्योंकि राजनाथ सिंह जिस तरह से पार्टी की सेवा में लगे रहते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ कोई विवादास्पद कोई चीज़ ना दिखाई दे, तो वो अपने बेटे तक ये ज़रूर बैटन देना चाहेंगे। लेकिन उनका बनाया जाना मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी के उस परिवारवाद वाली के थोड़ा सा अगेंस्ट बैठेगा, क्योंकि जिस परिवारवाद में उनके पिता रक्षा मंत्री हैं और बेटे को आपने उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया है, तो ये सवाल मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपके सवालों को, आपके उन विपक्ष पर लगे आरोपों को बहुतरा करता है। तो इसीलिए हो सकता है कि उस पर थोड़ा सोचा जाए। एक बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर जाटों में से कितने लोग मंत्री बनाए जाएंगे और क्या, क्योंकि जाटों के मुकाबले गुर्जरों ने जिस तरह से वोट बीजेपी को किया है, उनकी दावेदारी ज़्यादा बनती है। उनका एक के बाद एक उन लोगों ने गांव के गांव में वोट किया। पूरी तरह से जो जाट जो बीजेपी विरोधी कैंपेन कर रहे थे उसके, मतलब मैं सब जाटों के लिए माफ़ करना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो जाट जिस तरह से आरएलडी के साथ वोट किया और बीजेपी को हराने के लिए वोट किया, तो उसमें उनके मुकाबले गुर्जर समुदाय बीजेपी के साथ जुड़ा रहा। तो इन दोनों के बीच की जो राजनीतिक जो सत्ता की जो रस्साकशी है, उसमें किसको ज़्यादा जगह मिलती है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा इस पूरे मामले में। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को आने वाले समय के चुनाव के लिए जातीय संतुलन को साधने की जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, उससे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की भी है कि उसके लोग, जो लोग जिनको वो चुन रही है, उनको न केवल छूट मिले, उनको काम करने की भी ताकत दी जाए, साथ ही साथ वो काम करके दिखाएंगे। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि इस बार मंत्रिमंडल जब सामने आएगा तो किस तरह से, क्या केंद्र जिस तरह से पिछली बार स्पून फीडिंग के मूड में था, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से लोग ये अक्सर बातें किया करते थे, उनको पूरी तरह छूट नहीं दी गई, अफसर वहाँ से तय होते हैं, तमाम चीज़ें वहाँ से तय होती हैं, और बाबा योगी आदित्यनाथ बिल्कुल उनके बेहस्त पर काम करते हैं। लेकिन क्या इस बार योगी आदित्यनाथ अपनी मर्जी का मंत्रिमंडल बनाते हैं, ये ज़रूर देखना होगा। और ये तब देखा जाएगा जब अमरीश कुमार शर्मा, यानी वो ऑफिसर्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते थे, गुजरात से आकर इस्तीफा दे के वीआरएस लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद वो जीत गए, माफ़ कीजिएगा, चुनाव में वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने यहाँ विधान परिषद में वो जीते। और अब इस बार उनको क्या भूमिका दी जाएगी, ये लखनऊ के सर्कल में सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। और इससे बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आने वाले समय की राजनीति में जो पार्टी के अंदर की जो राजनीति होती है उसका भी साफ होगा। बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए थी, लेकिन आज मुझे लगा कि सिर्फ योगी जी के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, उनको मंत्रिमंडल कैसा बनाना होगा, ये सब चीज़ें हैं। मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा बातचीत करनी थी, लेकिन आज फ़ोटो खींचने की बात करना चाहते थे। एक ऐसी किताब, दरअसल बांग्लादेश को लेकर मेरी बात भी हुई थी, अगर आप लोगों ने OCN नेटवर्क पर जाकर देखा हो तो उसको देख सकते हैं। और उसी को मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि हम लोग बांग्लादेश को समझने में कितना गलत साबित हुए थे। हाँ, मैं अब आपको एक किताब की थोड़ी सी लाइन बताता हूँ, इसके बाद फिर इसको बंद कर दूँगा। फिर कल जब आपसे बांग्लादेश पर अगर बात करूँगा तो बताऊँगा।
हाँ, चाय के लिए हम चलने से पहले बूढ़े सफ़ेद दाढ़ी वाले नायक की फ़ोटो लेना चाहते हैं, ध्वज के पास खड़े कर। वह हंसता है, बूढ़े का छवि क्या लेना साहेब। एक युवा मुक्ति योद्धा समझाता है हमें कि वह बूढ़ा मौलवी है, उसका धर्म नहीं कहता, उसकी छवि लेने के लिए कैमरा रोक दिया जाता है। भीड़ जीप चलती है, वे उल्लास से कहते हैं जय बांग्ला जय बांग्ला। हम दूने उल्लास से उत्तर देते हैं। ये बांग्लादेश की हकीकत है। ये एक रेयर बुक है जो आपको कभी कम मिल पाएगी। युद्ध यात्राएं मुक्त क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे युद्ध यात्रा युद्धोपरांत, ये 1971-72 की किताब है, जिसको मुझे लगता है कि हम लोगों ने, शायद बहुत कम लोगों ने इस किताब को देखा होगा। इस किताब में धर्मवीर भारती ने पूरे युद्ध का वर्णन लिखा है जो 1971 का था, और इसी में आप हिंदुओं के आने वाले वक्त के लिए खतरे के संकेत भांप सकते थे जो नहीं भांप पाए। चलिए इस पर फिर कभी बात। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।